दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो जो है हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। देखिए आज मैं क्योंकि 28 फरवरी से हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और मैं आज 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं और उसमें मैं हिंदी के पेपर के बारे में आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह हिंदी का पेपर आपका आएगा और किस तरह आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर का यदि सभी बच्चों को पैटर्न पता होगा तो सभी बच्चे कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं एक स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देने जाता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है, वहाँ पर सीटिंग प्लान देखता है। तो सभी बच्चों को मैं सबसे पहले एक बात ये समझाना चाहूँगा कि जब भी वे एग्ज़ाम सेंटर पे जाए तो 1 घंटा पहले जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, देखिए हरियाणा बोर्ड के अंदर जो है टाइमिंग जो है वो 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक पेपर की टाइमिंग है। इसलिए मैं आशा करूंगा कि सभी विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम सेंटर पर 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से, क्योंकि इस समय सभी क्लासों के एग्ज़ाम चले हुए हैं, सभी स्कूलों के एग्ज़ाम चले हुए हैं तो रोडों पर भीड़ भी मिलेगी। इसलिए आपको अपने घर से सही टाइम पर चलना है और कम से कम 1 घंटा पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आप देखोगे एक सीटिंग प्लान मिलेगा और सीटिंग प्लान जो है आपके रोल नंबर के अंदर जो 10 अंकों का, जैसे किस तरह 10 अंकों का 10, 23, 333 और मैं एक रोल नंबर लेके चल रहा हूं 101। आपको ये सभी वर्ड्स, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके सेंटर के रूट वर्ड होती है और लास्ट के 3 डिजिट आपको देखनी होती है। यदि एक स्कूल के अंदर यदि कई स्कूलों का सेंटर है तो उनको 6 अक्षर लास्ट के देखने होंगे क्योंकि एक स्कूल के 6 अक्षर अलग होते हैं। सबसे पहले आपको सीटिंग प्लान देखना है, उसका अपना रूम नंबर देखना है और रूम नंबर देखने के बाद जब आपकी एंट्री होगी तो आपको अपने रूम में आराम से जाकर बैठ जाना है। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये एक इंग्लिश के अंदर कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए 10वीं के विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जाए और अपना अच्छी तरह अपना इंप्रेशन जमाए क्योंकि देखिए 10वीं के विद्यार्थियों ने अभी तक कोई भी पहले बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं दी है। अब आप जब जाओगे वहां पे यदि हुड़दंग मचाओगे, यदि कुछ आवाजें करोगे तो वहां पर जो स्टाफ है वो डिस्टरबेंस महसूस करेगा। इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, शांत मन से अपने क्लासरूम में जाना है। अब मैं बताना चाहूँगा कि क्लासरूम किस तरह क्या मैनेजमेंट हरियाणा बोर्ड ने की है। देखिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वाईपी यादव सर का। डॉक्टर वाईपी यादव सर जो है हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन हैं और उन्होंने जो है अब की बार हरियाणा के अंदर नकल रहित परीक्षा चलाने के लिए सीसीटीवी कैमरा फुटेज है वो लगवा रखी है। देखिए हर रूम के अंदर हरियाणा बोर्ड के डॉक्टर जो वाईपी यादव है उन्होंने हर स्कूल के रूम के अंदर कैमरे लगवाए हुए हैं। इसलिए आप जो कोई भी आपके पास आपत्तिजनक जो सामग्री मिलती है तो उससे आपका यूएमसी बन जाएगा और आपके कई साल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको चेतावनी भी दे रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं। इसलिए आपको सबसे पहले आपने खुद की चेकिंग स्वयं कर लेनी है क्योंकि कई बार क्या होता है
कोई भी अनावश्यक कागज भी आपके पास यदि पाया जाएगा तो आपका यूएमसी क्रिएट कर दिया जाएगा। देखिए हर रूम में हरियाणा बोर्ड की, देखिए इससे पहले भी हरियाणा के अंदर पेपर हुए हैं, लेकिन इससे पहले जैसे अब की बार मैनेजमेंट किया गया है बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट कराने का, उस तरह का कभी पहले नहीं किया गया। देखिए सबसे पहले जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे आपको क्वेश्चन आंसर शीट मिलेगी और आंसर शीट पे अपना रोल नंबर वगैरह लिखना है, किस तरह फिल करना है। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो जो एग्जाम में ड्यूटी जो सुपरवाइजर दे रहा है आप उससे अच्छी तरह पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्या फिल करना है, यहाँ पे क्या फिल करना है। आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, अपना सेट नंबर डालना होगा, अपना जो रोल नंबर है उसके गोले भरने होंगे, अपने फादर का नाम लिखना होगा, अपना नाम लिखना होगा। इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो है आपको अपनी आंसर बुकलेट में डालनी है। और जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसी क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि 28 फरवरी 2023 की बात करें, 28 फरवरी को हरियाणा की 10वीं क्लास का, हरियाणा बोर्ड की 10वीं क्लास का एग्जाम है। और उस 10वीं क्लास के एग्जाम में बच्चों को क्या करना है ये आपने ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले हिंदी का जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपने कम से कम 2 बार पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि कई बार बच्चे क्या होते हैं फटाफट सीरियल नंबर से क्वेश्चन आंसर्स लिखने स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर जब उसको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वो बीच में ब्लैंक शीट छोड़ देता है। ब्लैंक शीट छूटने से क्या होता है, कई बार चेकर जो है आगे के पेज चेक नहीं करता। इसलिए विशेष ध्यान रखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ब्लैंक शीट नहीं छोड़नी है। अब बात करते हैं कि 10वीं का एग्जाम किस तरह कंडक्ट किया जाएगा। देखिए प्रैक्टिस पेपर 2022 और 23 बोर्ड ने अपनी साइट पे डाल रखा है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, BSEH। आप जब गूगल पर सर्च करोगे तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के नाम से एक साइट होगी, उस पर क्लिक करना है, आपकी मेन पेज खुलेगा, मेन वेबसाइट होगी, मेन वेबसाइट पे क्लिक करना है और वहां पे सैंपल पेपर 2022-23 आपने डाउनलोड कर लेने हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूं हिंदी के एग्जाम के बारे में जो कि आपके 10वीं क्लास से रिलेटेड है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसके अंदर एक कोड लिखा हुआ है। जो ये कोड होता है ना, ये कोड जो है आपको अपनी आंसर बुकलेट के अंदर लिखना है, जो आपकी आंसर लिखने वाली जो आपको सीट दे रखी है उसके अंदर लिखना है। दूसरा, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले आपने अपना 10 अंकों का रोल नंबर यहाँ पर डाल लेना है। 10 अंकों का रोल नंबर जो भी है आपका वो आपने डाल लेना है। और टाइम जो है वो जब हरियाणा बोर्ड के इस साल से पहले एग्जाम होते थे तो 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता था, लेकिन अब की बार 3 घंटे समय दिया गया है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि 12:30 बजे यानी कि 12:30 पर आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी और 3:30 पर आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए हिंदी के एकेडमिक और ओपन यानी कि जो हरियाणा ओपन स्कूल से भी बच्चे जो ऑनलाइन फॉर्म भर रखा है और जिन्होंने रेगुलर से भी भर रखा है उनका सेम ही पेपर होगा और अधिकतम अंक जो होंगे वो आपके 80 नंबर का होगा। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि पेपर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है कि कृपया जांच कर ले, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में 5 पेज होने चाहिए और 14 प्रश्न होने चाहिए। देखिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5। और ये आपका पेपर जो है इसका एंड हो गया। अब दूसरी बात हमें क्या कह रहा है कि इसके अंदर 14 प्रश्न होने चाहिए। कैसे? प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9,
प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, 12, 13 और 14। इस प्रश्न पत्र के अंदर 5 पेज और 14 प्रश्न होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रश्न पत्र के दाहिने हाथ। अब कई बच्चों को हिंदी में दाहिना हाथ नहीं पता होता, ये होता है राइट हैंड। क्या होता है? राइट हैंड। राइट हैंड की तरफ एक कोड नंबर दिया होगा, कोड नंबर देखिए, ये राइट हैंड की तरफ आप जिस तरह बैठे हो, जैसे आप इस तरह बैठते हो तो आपका राइट हैंड ये है, और राइट हैंड की तरफ देख रहे होगे आप। जब मैं इधर क्वेश्चन पेपर की तरफ खड़ा हूं, बैठा हूं, तो यहां पे आपका एक कोड होगा। देखिए यहां पर एक कोड है जिस पर आपका सेट नंबर लिखा हुआ है, और उस सेट को आपको अपनी आंसर बुकलेट यानी कि उत्तर पुस्तिका जिसमें आप आंसर लिखोगे वो ध्यान उसमें लिख देना है। एक बात और बताना चाहूंगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो तो 10वीं के विद्यार्थियों ने अभी तक हरियाणा बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए हैं, इसलिए उनको मैं बताना चाहूंगा कि प्रश्न नहीं उतारने हैं। आप किस तरह करोगे? आपको प्रश्नांक लिखना है, प्रश्नांक प्रश्न का अंक लिखना है 1, और आपको सीधा उत्तर लिखना स्टार्ट करना है। देखिए यहां पे अच्छी तरह बता रहा हूं कि प्रश्नांक 1 और यहां पे आपने उत्तर लिख देना है। हाशिया लगा लेना है इधर भी और थोड़ा सा इधर भी। इस तरह आपको प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने हैं। तीसरा जो पॉइंट है, कृपया प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखिए। देखिए बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं एग्जाम के दौरान, एक तो बिचले हुए होते हैं और एक उनका माइंड जो होता है वो सेट नहीं होता। उनको पेपर के आंसर्स सभी आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रश्न का नंबर लिखना भूल जाते हैं। और जब आप प्रश्न का नंबर लिखना भूल जाओगे तो चेकर कंफ्यूज हो जाता है और वो आपको फेल कर देगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट नंबर 3 है वो आपने ध्यान रखना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। जो आपकी उत्तर पुस्तिका है यानी कि आंसर शीट है, उसमें खाली पन्ना या पन्ने नहीं छोड़ने हैं। खाली पन्ना तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी के दौरान आप क्या करोगे, खाली पन्ने छोड़ देते हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि आपकी उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट के अलावा कोई अन्य सीट नहीं मिलेगी, आपको कोई भी दूसरी सीट नहीं मिलेगी, इसलिए आवश्यकता अनुसार ही लिखे और लिखा हुआ प्रश्न ना काटे। और ये समस्या कब उत्पन्न होती है, जब आप क्या करते हो, जब आप प्रश्न से रिलेटेड नहीं लिखते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सभी प्रश्न करने जरूरी है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने जरूरी है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप उससे रिलेटेड भी लिख सकते हो, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, कृपया करके उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ ना कुछ लिखे जरूर। प्रश्न पॉइंट नंबर 6 जो है, परीक्षार्थी अपना रोल नंबर जो है, सबसे पहला काम है ये। पर जो आप एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे हो और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर पर अपना रोल नंबर लिखना है। और सही सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट और अंतिम पॉइंट, कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पहले ये सुनिश्चित कर ले, ये पता कर ले कि प्रश्न पत्र पूर्ण व सही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रिंट ना हो, कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर मिसप्रिंट हो जाते हैं, या क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन कई गायब भी पाए जाते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो आपको क्वेश्चन के अंदर 5 पेज और 14 प्रश्न चेक कर लेने हैं। और कुछ नोट भी दे रखा है स्टूडेंटों के लिए ये कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
आपको अपना आंसर शुद्ध लिखना है, सार्थक लिखना है, तर्क संगत लिखना है। यदि आप इस तरह की कुछ अन्य गलतियां करते हैं तो आपको अपने अंकों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पत्र की तरफ। इस प्रश्न पत्र में देखिए, एक तो पार्ट नंबर 1 खंड क, पार्ट नंबर 2 खंड ख, इसके बाद जो है पार्ट नंबर सी खंड ग, और पार्ट नंबर 4 खंड ग, और इसके बाद आपके खंड ड। देखिए इस प्रश्न पत्र के अंदर 5 पार्ट होंगे। इस प्रश्न पत्र के अंदर 5 पार्ट होंगे, और 5 पार्ट जो होंगे मैं उनको आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए प्रश्न नंबर जो फर्स्ट आपका जो एग्जाम के अंदर आएगा वो आएगा आपका व्याकरण से संबंधित प्रश्न, और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के जो आपका सिलेबस है उसी में से आएगा। देखिए सबसे पहले जैसे प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 दे रखा। देखिए बेसिकली ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपकी जो व्याकरण है, जो आपकी व्याकरण है वो आपकी कितने नंबर की आएगी? टोटली 10 की। नंबर जो होंगे वे 10 नंबर के होंगे, और 2 ये आएंगे आपके 5 नंबर के। देखिए ये मिला के 10 और 5 ये मिला के 15। आपका जो व्याकरण का पोर्शन होगा वो कितने नंबर का आएगा? वो आपका आएगा 15 नंबर का। देखिए सबसे पहले आपको वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं और इसके कितने भेद है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, वाच्य जो है किसी क्रिया के समय के बारे में बात करने की बात करता है, और उसके कितने भेद हैं ये आपने देखना है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, जो भी है 3 भेद होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वाच्य वाला चैप्टर तो आपको जरूर याद करना है, और वाच्य को बदलना भी आता है। कई बार आ जाता है कि वह खाना खाता है को भाव वाच्य में परिवर्तित कीजिए, तो आप उसको खुद पे खुद करोगे। दूसरा है पर्यायवाची शब्द। देखिए बंदर शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक आपका देखिए टॉपिक कौन सा हो गया? पहला टॉपिक हो गया आपको वाच्य याद करने हैं, दूसरा टॉपिक आपका हो गया पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, तीसरा देखिए खंड ख में देखिए पहला पार्ट आपका किस चीज का हो गया? देखिए 10 नंबर व्याकरण जो है, व्याकरण जो है आपकी कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की। 5 नंबर की ये रही, और 10 नंबर की आपकी ये रही। 15 नंबर की व्याकरण होगी। और मैं आपको व्याकरण के टॉपिक बता रहा हूं। पहला टॉपिक है आपका वाच्य, दूसरा टॉपिक आपका है पर्यायवाची शब्द। देखिए ये आपके क्वेश्चन पेपर से ही निकले हुए हैं, और ये हमने पार्ट क्या कर लिया? पार्ट ख की बात करते हैं। इसमें आएगा विकारी और अविकारी शब्द, तो इसलिए आपने यहां पे विकारी एवं अविकारी शब्द भी करनी है। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के द्वारा यदि किसी शब्द में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, और यदि किसी शब्द में या किसी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद दूसरा है महेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, और संधि का नाम भी लिखिए। देखिए संधि का चैप्टर भी आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, नीलकंठ। देखिए समास है, तो आपको समास वाला चैप्टर भी करना है, और मुहावरों का, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहां पे आपने मुहावरे और इसी के जस्ट लोकोक्तियां,
अब पार्ट नंबर ग की बात करते हैं। उपसर्ग क्या है? ये उपसर्ग। अब आपको उपसर्ग भी करने हैं। उपसर्ग मतलब जो शब्द से आगे लगे होते हैं, और प्रत्यय भी करने हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। तो एक तो आपका वाच्य, एक आपका पर्यायवाची, एक विकारी अविकारी, एक संधि, एक समास, एक मुहावरे, एक उपसर्ग, एक प्रत्यय, और इसके बाद आता आपका अलंकार। देखिए 2 नंबर में 100% जो होगा आपका अलंकार। और इसके सेकंड पार्ट में आप देख रहे होंगे दोहा और चौपाई छंद की बात करेंगे। देखिए दोहा और चौपाई, चौपाई के अंदर आपके 4 चरण होते हैं, 16-16, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। जैसे रघुपति राघव राजा राम पथिक पावन सीताराम, या हम बात करते हैं एक हनुमान चालीसा की, वो आप एक उदाहरण लिख सकते हो। दोहे की बात करें तो दोहे के पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस तरह दोहा। तो आपने व्याकरण के अंदर वाच्य करनी है, पर्यायवाची शब्द करनी है, विकारी करनी है, अविकारी शब्द करनी है, संधि करनी है, उपसर्ग करनी है, समास करने हैं, मुहावरे करने हैं, प्रत्यय, अलंकार, दोहा और चौपाई। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। देखिए निबंध जो है, निबंध लिखना काफी मुश्किल नहीं होता, और आपको मैं सबसे पहले एक राय देना चाहूंगा, निबंध जो लिखना है आपने पेपर के सबसे लास्ट समय में लिखना है। जब आपके अन्य प्रश्न हो जाते हैं, आप दूसरे प्रश्न कर लेते हो, तो आपने तभी निबंध लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 5 निबंध दिए गए हैं। सदाचार का महत्व, दहेज प्रथा, दीपावली, विद्यार्थी अनुशासन, पुस्तकालय, ज्ञान और स्रोत, देखिए विज्ञान, वरदान एवं अभिशाप, होली, ठीक है, दशहरा। तो आपको बहुत सारे जो है निबंधों पर एक बार आपने रीडिंग कर लेनी है। देखिए निबंध जो है याद करने के लिए नहीं होता, निबंध जो होता है समझने के लिए होता है कि क्या क्या उसमें होता है। इसलिए आपको ये 5 नंबर का दिया गया है। देखिए 15 नंबर की व्याकरण है, 5 नंबर का आपका निबंध है, और 5 नंबर का आपका पत्र है। इसलिए आपको 20 नंबर तो एक पोर्शन में आसानी से मिल सकते हैं, यदि आप है ना पास होने के नजदीक पहुंच सकते हैं। अब आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की कर रहे थे हम बात। तो यहाँ पे किसी एक विषय पे, यहाँ पे आपको 5 दिए होंगे, और 5 जो दिए होंगे उनके किसी एक विषय पर आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, एक पर निबंध लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है दैनिक पत्र, एक पत्र लिखना है। पत्र जो है देखिए ये कह रहा है दैनिक पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखो, जिसमें नगर की दुर्दशा की चिंता, नगर की जो दुर्दशा होगी है, बैड कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी हो चुकी है, उसके बारे में, और मित्र की माता की आकस्मिक मृत्यु पर संवेदना प्रकट करते हुए एक पत्र लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं खंड ख की, यानी कि पार्ट नंबर 2 की। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि आपके 8 नंबर के होंगे, और ये आपका जो क्षितिज भाग 2 नामक पुस्तक है उसके काव्य खंड से ली गई है। तुलसीदास ने कौशिक शब्द, देखिए कौशिक जो था विश्वामित्र जी का नाम था, तो यहाँ पे कह रहा है कि तुलसीदास ने कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, वो विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया है। इसके बाद जो है कवि देव का नाम, कवि देव का जन्म कब हुआ था, ये आपने खुद पुस्तक में देखना है। फागुन में गाए जाने वाले गीत फाग के होते हैं, होरी के होते हैं, कजरी के होते हैं, ये सभी जो गीत होते हैं आपने ध्यान देना है कि कौन सा आंसर जो होगा इनमें टिक होगा। कंथा शब्द जो है कथा के लिए है, और फसल में किसकी प्रधानता है, देखिए फसल में प्रकृति की ही प्रधानता होनी चाहिए।
और पुरीन पात शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे कमल का पत्ता ही होता है। सरगम का क्या अर्थ होता है, ये आपने देखना है। चेहर पर मत रीझना में क्या निहित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 जो कि कविता से ही है, वो कह रहा है दूसरे कवित के आधार पर। देखिए कवित एक कविता है जिसमें स्पष्ट करे कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। देखिए 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा आपका, ये आपका कविता से प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 7 जो है वो काव्यांश दे रखा है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। देखिए कन्यादान नामक कविता से लिया गया है, और कविता जो कविता के भाव और शिल्प सौंदर्य है उसको हमने स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 क्षितिज भाग 2 के जो पद्य भाग है उससे लिया गया है। प्रश्न नंबर हम 8 की बात करते हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। देखिए वैसे तो राजा का धर्म आप सभी को पता है, प्रजा की सेवा करना होता है। तो इस पाठ के आधार पर आपने राजा के धर्म के बारे में बताना है। ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के विकल्प चुनकर लिखने हैं कि देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है, मन पर निर्भर करती है। बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था, खेती बाड़ी था। देखिए हमने भी कभी ये थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, हम जब 10वीं क्लास में होते थे तो तभी हमने ये याद किया था, थोड़ा थोड़ा याद है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है, अब ये आपने खुद देखना है। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि कौन सी है, बेल्जियम। इसके बाद फादर कामिल बुल्के का जो जन्म हुआ वो बेल्जियम में हुआ है, लेकिन वो भारत में रहते थे। इसके बाद 5 भाई बहनों में लेखिका किस नंबर पर थी, ये आपने खुद देखना। ये महादेवी वर्मा जी की बात हो रही है। शहनाई में प्रयोग होने वाली रीड किसकी बनाई जाती थी, बांस की, नरकट की बनाई जाती थी। संस्कृति परिणाम है किसका, अब ये आपने देखना है। प्रज्ञा से जुड़ी जीवधारा है, ये आपके क्षितिज भाग 2 के गद्य भाग से लिए गई है। इसके बाद एक गद्यांश भी पूछा है कि भादों की वह अंधेरी अधरतिया थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो। ये जो है 3 नंबर का दे रखा है। और पाठ के रचनाकार का नाम, देखिए मैं बताऊंगा कि गद्यांश और पद्यांश में आपने पाठ के गद्य भाग में पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम, और पद्य भाग में कविता का नाम और कविता के रचयिता का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 जो है तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, ये महादेवी वर्मा जो स्त्री तुकर्कों का खंडन वाले लेसन से लिया गया है। तो आपने 11वां प्रश्न जो है 2 नंबर का दे रखा है, उसको याद करना है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राम वृक्ष बेनीपुरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए जीवन परिचय आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12 जो होगा वो आपके पेपर में क्या आएगा, जीवन परिचय आएगा। प्रश्न नंबर 13 कृतिका भाग 2 नामक पुस्तक से लिए गए हैं। अब आपने देखना लेखक और उसके साथी बारात का जुलूस किस प्रकार निकालते हैं। जॉर्ज परचम की नाक पाठ में लेखक ने हिंदुस्तानी की कैसी मानसिकता पर व्यंग किया है। सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या है। दुलारी की 2 चारित्रिक विशेषता बताइए। देखिए दुलारी जो थी एक हट्टी कुट्टी हष्टपुष्ट लेडी थी, और राजू किसके पत्र को पढ़ रहा था। इसके बाद एक अलग से खंड यानी कि पार्ट नंबर 5 जो कि पहले नहीं होता था, इस साल से स्टार्ट किया है कि नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देनी है, जो कि 10 नंबर के है और हर प्रश्न 2 नंबर का है। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मानवता शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। योग कर्मसु कौशलम की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक क्षेत्र में मालवीय जी द्वारा दिए गए योगदान की बात करनी है।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय की बात हो रही है। सरोजिनी नायडू की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार संपन्न हुई और गंगाधर राव ने किसको अपना दत्तक पुत्र बनाया और क्यों बनाया, ये आपने नैतिक शिक्षा के अंदर पढ़ना है। इसके बाद हम एक और सेट आपके सामने लेकर आए हैं, सेट नंबर बी यानी कि कोड नंबर बी, और इसमें भी यहां पे दे रखा प्रश्न नंबर फर्स्ट, पर्यायवाची शब्द विलोमार्थी। देखिए उसमें हमने एक टॉपिक जोड़ना हम भूल गए व्याकरण के अंदर, विलोम शब्द भी विलोम शब्द भी आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। विलोम शब्दों में आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और ये कह रहा है पर्यायवाची, विलोमार्थी, अच्छा संधि की परिभाषा, इसके बाद जो है संधि का विच्छेद, समास, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार और दोहा छंद। देखिए आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, दोहा और चौपाई आपका 3 नंबर में तो 100% आएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जो हरियाणा बोर्ड का कल 28 तारीख को 28 तारीख को पेपर देंगे, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि दोहा और चौपाई तो वो याद करके आएंगे। दोहा और चौपाई ये 3 नंबर फ्री फंड के नंबर है भाई, 3 नंबर हर क्वेश्चन पेपर के अंदर दोहा और चौपाई के बारे में तो आएगा। प्रश्न नंबर 3 वही है, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे परीक्षा में नकल की बुराई, महंगाई की समस्या, हमारी राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, होली। और प्रश्न नंबर 4 पत्र लिखना है, योग का महत्व बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखना है, शौचालय की व्यवस्था को ठीक करने हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 5 जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि मैंने बताया था पद भाग से आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 6 है, एक प्रश्न है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए है। प्रश्न नंबर 7 जो है काव्यांश क्या, आपने भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य के बारे में बताना है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, शायद कोई ना कोई उसकी मजबूरी रही होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 बहुविकल्पीय है, जो कि आपके गद्यांश यानी पाठ यानी क्षितिज भाग 2 के गद्यांश भाग से लिया गया है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, गद्यांश को पढ़कर आपने पाठ का नाम और रचनाकार का नाम लिखना है। और प्रश्न नंबर 11 जो आपकी क्षितिज भाग 2 का एक प्रश्न दिया हुआ है। और प्रश्न नंबर 12 देखिए प्रश्न नंबर 1 का भाग 2 जो है, या प्रश्न नंबर जो 2 है, दोहा और चौपाई और एक जीवन परिचय आपको अच्छी तरह से याद करना। मनु भंडारी जी का जीवन परिचय भी बहुत बार आया है। और लास्ट प्रश्न आपका जो 13वां प्रश्न जो है वो कीर्तिका के आधार पर आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए कीर्तिका के अंदर 5-6 लेसन है और उनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। प्रश्न नंबर 14 आपको नैतिक शिक्षा के विषय में 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस तरह आपके जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा। और मैं बहुत सारी बधाई आपको देना चाहूँगा कि आप 10वीं में अच्छे अंक लेकर अपनी सफलता को और आगे तक ले जाए। धन्यवाद।